नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हालिया विधानसभा चुनावों ने छत्रपों की नींद उड़ाई है। तभी आश्चर्य नहीं जो बिहार में नीतीश कुमार ने जनसंपर्क यात्रा का लंबा प्रोग्राम बनाया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी एक्शन मोड में है। समाजवादी पार्टी ने अपने कई दबंग नेताओं की लाल बत्ती छीनी है। अखिलेश यादव योजनाओं में काट छाट कर रहे हैं। संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव दोनों को महाराष्ट्र के नतीजों से धक्का लगा होगा। इन्हें समझ आया होगा कि भाजपा से मुकाबला जीवन मरण वाला होना है। हैरानी की बात है कि नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव जनता के बीच जाने का तरीका अपना रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जब सरकार इनकी है तो लोग काम पर फैसला करेंगे, न कि जन संपर्क पर। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर महादलित वोट पटाने की राजनीति की। वे यह भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह काम पर वोट मांग रहे हैं। जाट और मराठा आरक्षण जैसे फार्मूले जब हरियाणा महाराष्ट्र में नहीं चले तो महादलित ओबीसी के फार्मूलों का वक्त भी चला गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में नौजवान वोटों की नई सोच में जात फार्मूले पिटेंगे, मगर छत्रप और क्षेत्रीय पार्टियां पुराने ही फार्मूलों पर चुनाव लड़ने की सोच में है। ठीक विपरीत भाजपा नए फार्मूले अपना चुकी है। कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव उलझन में है, परेशानी में है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। केंद्र सरकार में कई अहम नियुक्तियां महीनों से अटकी है, लेकिन अब नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार की कई अहम नियुक्तियों में इस वजह से मुश्किल आ रही थी कि इनकी नियुक्ति करने वाला पैनल पूरा नहीं हो पा रहा था। ज्यादातर पैनल में लोकसभा के नेता विपक्ष को रखने का प्रावधान है, जबकि इस बार की लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है। पर अब इस तकनीकी बाधा का रास्ता सरकार ने निकाल लिया है। सरकार सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इन कमेटियों में रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति के पैनल में रक्षा मंत्री अरुण जेटली के साथ साथ खड़गे को भी रखा है। मोदी खुद इस पैनल के प्रमुख हैं। माना जा रहा है कि सरकार की कृपा से खड़गे को जगह मिल रही है, इसलिए वे ज्यादा मुखर नहीं रहेंगे। बहरहाल खड़गे को लेकर केंद्र सरकार अब नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी है, जिसका पद अगस्त से ही खाली है और इस वजह से उनके दफ्तर में 9000 से ज्यादा सूचनाओं के आवेदन लंबित पड़े हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद भी अक्टूबर से खाली है और एनसीईआरटी के अध्यक्ष का पद अक्टूबर में खाली हुआ है। नेता प्रतिपक्ष वाले प्रावधान की वजह से लोकपाल की नियुक्ति ही नहीं हो पाई है। अगले महीने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों का दायरा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस जब भी उत्तर भारत में साफ होती थी तो उसे दक्षिण भारत के राज्यों से सहारा मिलता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत में भी उसके बुरे दिन आने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में पार्टी हाशिए में चली गई है। वहां पिछली विधानसभा में ही पार्टी 2 बार टूटी। पहले जगन मोहन अलग हुए और बाद में मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने पार्टी तोड़ दी। आंध्रा के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी टूट गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के वासन ने अलग होकर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में वैसे भी पार्टी रसातल में पहुंची हुई है। लोकसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में वासन का अपने समर्थकों के साथ अलग होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। वासन के पिता दिवंगत जी के मोपनार ने टीएमके के साथ मिलकर 1996 में चुनाव लड़ा था और जीते थे। सो कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है कि वासन तमिलनाडु में उसकी संभावित सहयोगी डीएमके से तालमेल कर सकते हैं। दक्षिण के 2 राज्यों केरल और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन दोनों जगह हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। केरल में कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ कई विवादों में घिरी है और ऊपर से सरकार के वित्त मंत्री पर बार मालिकों से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने और 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। कर्नाटक में उपचुनाव की जीत से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है, लेकिन वो पार्टी के ही कई नेताओं के निशाने पर हैं और मुख्य विपक्षी बीजेपी ने आगे की चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, सो सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा और आम आदमी पार्टी नंबर 1 और 2 की पार्टी है, इसलिए मान रहे हैं कि उनका आमने सामने का मुकाबला होगा। लेकिन कांग्रेस इस संभावना को पलटने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियों के कमजोर होने का ट्रेंड दिखा है। कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि भाजपा के मुकाबले अब लोग कांग्रेस को स्वाभाविक विकल्प समझकर वोट देंगे। इसलिए कांग्रेस में सबसे ज्यादा तैयारी इस बात की हो रही है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए और उसकी जगह कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले में लाया जाए। इसके लिए पार्टी कई किस्म की रणनीति पर चर्चा कर रही है, जिसमें एक रणनीति तमाम पूर्व सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाने की है। कांग्रेस के दिल्ली में अभी कुल 8 विधायक हैं। कांग्रेस को अगर इनकी संख्या दोगुनी करनी है तो उन्हें लग रहा है कि सभी 7 पूर्व सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। अजय माकन से लेकर संदीप दीक्षित, महाबल मिश्र, रमेश कुमार, जयप्रकाश अग्रवाल, कृष्णा तीरथ और कपिल सिब्बल सबको चुनाव लड़ाने की चर्चा है। इसमें कपिल सिब्बल को छोड़कर बाकी 6 नेताओं के नाम पर गंभीरता से विचार हो रहा है। बताया जा रहा है कि अजय माकन भी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी नई दिल्ली की किसी सुरक्षित पंजाबी बहुल सीट से उनको लड़ाने की सोच रही है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से पहले कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना है। इस कैबिनेट विस्तार में देश को नया रक्षा मंत्री मिल सकता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि रक्षा मंत्री किसे बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री के लिए गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 1 दर्जन नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इस कैबिनेट विस्तार में राजस्थान, बिहार, झारखंड आदि प्रदेशों से मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल इन मंत्रियों के नामों का खुलासा नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा है कि उसे यह तय करना होगा कि वह भारत सरकार से वार्ता करना चाहता है या उन लोगों से जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। जेटली ने कहा कि पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए भारत तैयार है और वह संबंधों को सामान्य बनाना चाहता है, लेकिन कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमने माहौल बनाया, हमने विदेश स्तरीय वार्ता तय की। हमारे विदेश सचिव को पाक जाना था और उससे कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुला लिया। भारत आर्थिक शिखर बैठक में जेटली ने कहा कि मेरा मानना है कि इस सवाल पर पुनर्विचार के लिए पाकिस्तान को एक नई लक्ष्मण रेखा खींचे जाने की जरूरत है कि वह किससे बात करना चाहता है। पाकिस्तान भारत सरकार से बात करना चाहता है या उनसे वार्ता करना चाहता है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। गौरतलब है कि अगस्त में भारत से वार्ता की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा कश्मीर के अलगाववादियों से बात करने पर भारत ने पाकिस्तान के साथ होने वाली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता रद्द कर दी थी। वाघा सीमा पर पाकिस्तान में आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी संगठनों ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। वाघा सीमा पर विस्फोट की जिम्मेदारी लेने के कुछ घंटों बाद ही आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान जमात अहरार के प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने ट्वीट करके कहा है कि तुम सैकड़ों मुसलमानों के कत्ल के गुनहगार हो। हम गुजरात और कश्मीर में मारे गए बेगुनाहों का बदला लेंगे। ट्वीट में कहा गया कि हमने नरेंद्र मोदी को संदेश दे दिया है, जब हमारे आत्मघाती हमलावर सीमा के इस पार हमला कर सकते हैं तो उस पार ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। अब अगली बारी आपके देश की है। एहसान ने कहा है कि रविवार का हमला पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बदले की एक कार्रवाई थी। दिल्ली विधानसभा औपचारिक रूप से भंग हो गई है, जिससे अब नए चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली विधानसभा को तत्काल प्रभाव से 4 नवंबर को भंग कर दिया। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा को भंग करने की उपराज्यपाल नजीब जंग के सिफारिश को मंजूर करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। गौरतलब है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने 3 नवंबर को भाजपा, आप और कांग्रेस पार्टी से बातचीत करने के बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। इन तीनों पार्टियों ने नया जनादेश लेने की मांग की थी। दिल्ली विधानसभा की 3 सीटों के लिए 25 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने आज रद्द कर दिया। इस उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। लगातार विवादों में रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी फिर एक नए विवाद में घिर गए हैं। जीतन राम मांझी ने अपने दामाद को अपना निजी सहायक यानी पीए नियुक्त करके इस बार नए विवाद में घिर गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी ने दावा किया है कि वे साल 2006 से ही जीतन राम के पीए हैं, जब वे नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में समाज कल्याण मंत्री थे। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें एक बार फिर निजी सहायक के तौर पर अधिसूचित किया गया। राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा में नेता विपक्ष नंद किशोर यादव ने कहा है कि यह नियमों के खिलाफ है और हम सबके लिए हैरान करने वाला कदम है, क्योंकि कोई भी अपने निकट संबंधियों को अपने निजी सहायक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यो प्रचार प्रसार से सरकार की इमेज सुधरवाने का अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन भाजपा की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के आगे यूपी और बिहार की छत्रप सरकारों की मार्केटिंग बहुत हल्की है। तभी दोनों प्रदेशों में नई हलचल है। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव दोनों हाथ पांव मार रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति, ब्रांडिंग और चुनाव लड़ने की शैली ने प्रादेशिक क्षत्रपों की नींद उड़ाई। महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से शरद पवार, राज ठाकरे, ओम प्रकाश चौटाला या कुलदीप बिश्नोई जैसे क्षत्रप चित हुए, उससे ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार, लालू यादव सबकी बेचैनी बढ़ी है। सबको अंदाजा हो गया है कि मोदी और शाह की जोड़ी का अगला निशाना बिहार है और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। बिहार का चुनाव तो नरेंद्र मोदी के लिए खास महत्व का होगा और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के नाते भाजपा के फोकस में है। मोदी और शाह की आगे की रणनीति भांप कर दोनों प्रदेशों में सत्तारूढ़ पार्टियों ने अपना चुनाव अभियान अभी से शुरू कर दिया है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 नवंबर से प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाले हैं। वे 16 दिन में पूरे राज्य की यात्रा करेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते भी इस तरह की यात्रा करते थे। उन्होंने सेवा यात्रा निकाली थी, तब वे जिलों में रुकते थे और लोगों से मिलते थे। उसी तरह वे संपर्क यात्रा पर निकलने वाले हैं। वैसे तो इस यात्रा का नाम संपर्क यात्रा है, जिससे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि वे लोगों से मिलने जुलने जा रहे हैं, लेकिन असल में वे पिछले 6 महीने की जीतन राम मांझी की सरकार के प्रति लोगों की राय जानना चाह रहे हैं। मई में बुरी तरह से लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर मांझी की सरकार बनवाई थी। तब से लगातार बिहार में हालात बिगड़े हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, अधिकारी बेलगाम हुए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है और एक तरह से अव्यवस्था का आलम है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल भी सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ जुड़ा, जिससे भाजपा को यह आरोप लगाने का मौका मिला कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। सो नीतीश कुमार 2 बातों पर लोगों की राय जानेंगे। पहली, मांझी की सरकार कैसा काम कर रही है और दूसरी, राजद के साथ तालमेल का कितना जमीनी असर है। यात्रा के बाद वे इन दोनों मसलों पर गंभीर फैसले कर सकते हैं। उनको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है तो सुशासन, मजबूत व निर्णायक नेतृत्व, साफ सुथरी छवि और बेहतर व्यवस्था ही विकल्प है। अपनी यात्रा के बाद वे इन कसौटियों पर मांझी सरकार को कसेंगे। तभी इस बात की भी चर्चा शुरू हुई है कि वे फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। लोकसभा के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से जाति समुदाय की राजनीति का मिथक भी टूटा है। नीतीश को इस कसौटी पर भी बिहार की राजनीति को देखना है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नए सिरे से अपनी और सपा सरकार की ब्रांडिंग व मार्केटिंग शुरू की है। उन्होंने कमान अपने हाथ में ले लिया और पार्टी के पुराने नेताओं को किनारे करना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक झटके में 80 से ज्यादा नेताओं की लाल बत्ती छीन ली। अखिलेश सरकार ने दर्जा प्राप्त मंत्रियों को हटा दिया। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भी उन्होंने 30 से ज्यादा दर्जा प्राप्त मंत्रियों को हटाया था। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं को रिस्ट्रक्चर करना भी शुरू किया है। लैपटॉप बांटने की योजना लौटी है तो नगद रुपए बांटने की योजना रोक दी गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए वे खुद अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। अखिलेश यादव सरकार संभाल रहे हैं तो मुलायम सिंह ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद छत्रपों की चिंता पर चर्चा करेंगे। झारखंड और जम्मू कश्मीर में छत्रपों और क्षेत्रीय पार्टियों की जल्द परीक्षा है। उसके बाद छत्रपों के अस्तित्व की असली पानीपत लड़ाई बिहार और उत्तर प्रदेश में है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कमान में भाजपा, सपा, बसपा, जनता दल यू, राजद आदि को निपटाने की हर संभव कोशिश करेगी। तभी छत्रपों की नींद उड़ी हुई है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय शंकर गुप्त है। जयशंकर जी, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मोटे तौर पर सारे छत्रप और क्षेत्रीय पार्टियां परेशान हैं, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव कुछ एकदम ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ज्यादा चिंता में आए हैं? आपका क्या मानना है? देखिए ब्यास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर सबसे अधिक इस समय यूपी और बिहार ही हैं। आपने देखा होगा अभी बीजेपी ने जिस तरह से हरियाणा में जीत हासिल की या महाराष्ट्र में जीत हासिल की, जीत तो लोकसभा में भी हुई थी, उसमें यूपी और बिहार में उनको बहुत बड़ी सफलता मिली थी, तो संकेत तो उसी समय से चले गए थे। और अभी आपने देखा होगा बीजेपी ने अपने जो प्रभारियों का फेरबदल किया है, तो उसमें ओम माथुर को जो राजस्थान से लेकर के यहाँ महाराष्ट्र में थे, वहाँ अभी उनका श्रेय रहा और उनको यूपी का प्रभारी बना दिया है। भूपेंद्र यादव को जानबूझ करके खास तौर से ले जाकर के वहाँ बिहार का प्रभारी बनाया है। तो टारगेट पे तो अभी से उनका है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार, ये लोग उस ब्रीड के पॉलिटिशियंस हैं जो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। तो जब लोकसभा का चुनाव हारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग, सिर्फ 4-5 सीटों पे रह गए, परिवार ही जीत पाया और कोई जीता ही नहीं, तो उसके बाद से ही मुलायम सिंह और उनकी पार्टी के अंदर एक खलबली सी मची और वो उस दिशा में काम करना शुरू कर दिए। थोड़ा बहुत रिकवर भी किए उन्होंने। आपने देखा होगा जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में काफी उनको कैराना जैसी सीट भी उनको मिल गई, जो कि एकदम भाजपा गढ़ कही जाती थी, हुकुम सिंह जी वहां से थे। तो इस मामले में उनका है। अभी जैसे उन्होंने अखिलेश यादव ने एक तो काम किया कि जो 80-81 जो थे वो
दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री या मंत्री का जिन्हें दर्जा मिला है, उनको एक झटके में हटा दिया। फिर बहुत सारे जिलों में जिला अध्यक्ष जो है वो बदल रहे हैं समाजवादी पार्टी के। ब्यूरोक्रेसी में भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत अंदर फिर बदल हो रहा है, जो कुछ बदनाम चेहरे थे उनको हटा करके, या जो अपने काम के लोग हैं, तो इस तरह से वो एक तरह से प्रयास में लगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आज नहीं तो कल 2 साल बाद जब भी चुनाव होगा तो यूपी मोदी जी के टारगेट पे होगा। मोदी जी का एक तरह से जो चल रहा है अश्वमेध का, कि पूरे देश भर में हर जगह से कांग्रेस मुक्त का तो नारा देते हैं वो, लेकिन इशारा सबके लिए होता है। जिस तरह से हरियाणा में हो गया, चौटाला निपट गए, महाराष्ट्र में शिवसेना निपट गई, तो उसी तरह से अब उनकी अगली कोशिश होगी कि हम वहां पर भी हम ही रहें। नहीं तो इसमें आपके अनुसार क्या, क्योंकि भाजपा ने एक तरह से देखा जाए तो नए अंदाज में नए तौर तरीके से चुनाव लड़ रही है, सारा कुछ कर रही है, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव ये भी कुछ अपने आप को बदलकर नए ढंग से रणनीति बना रहे हैं, या पुराने ढर्रे पर जो उनके पुराने फार्मूले उसी पे चल रहे हैं? पुराना फार्मूला नहीं चलेगा, ये उनको मालूम हो चुका है। नहीं, अगर नहीं है तो फिर मेरा एक सवाल है कि नीतीश कुमार ने तब महादलित मांझी को बना के क्या गलती नहीं की थी, और अब वो जनसंपर्क में निकल रहे हैं? मतलब उनकी सरकार नहीं है, मांझी की सरकार के आधार के काम के आधार पर जनसंपर्क निकलना, ये कैसी रणनीति है? तो जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोशिश में है कि शायद फिर से वापस खुद ही चले आए। जो भी हो, मतलब वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और गवर्नेंस के काम पर ही तो वोट मांगा जाएगा। महादलित के नाम पर तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, या सिर्फ कुर्मी या कोयरी या यादव के नाम पे ही नहीं जीत सकते, उसके साथ कुछ न कुछ तो विकास का तो कुछ तो नजर आएगा। और चूंकि नीतीश कुमार की छवि पहले जब भाजपा के साथ थे तो सुशासन बाबू की, या जो भी कहिए कि मतलब बिहार में विकास का काम भी हो रहा था, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ये हो रहा है। और फिर जब से ये बने, हमारे मांझी जी बने हैं, जीतनराम जी बने हैं, तब से कुछ उनके बयान, कुछ अटपटे जैसे, कुछ मतलब अलग ढंग की थोड़ी हास्यास्पद जैसी। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये संभव है कि नीतीश कुमार फिर अपने हाथों में कमान ले, यही शायद उनकी जनसंपर्क की यात्रा जो संपर्क की यात्रा, उसका यही मकसद लगता है, या कुछ और मकसद लगता है? नहीं, पहला मकसद तो ये लग रहा होगा कि अपने को संगठन के रूप में मजबूत करें, संगठन के कार्यकर्ताओं को अपना थोड़ा मैसेज दें कि भाई हमको इस तरह से चुनौती का मुकाबला करना होगा। जहां तक खुद मुख्यमंत्री बनने की बात है, कहीं ना कहीं उनके लिए वो फांस सी बन गई है, क्योंकि जिस आधार पर उन्होंने जीतनराम मांझी को बनाया, तो अगर हटाते हैं तो फिर महादलित नाराज होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा है कि लालू यादव फिर उनको बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके आगे वो अलायंस पे चलेगा क्या? नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि आप ये भी तो देखिए ना कि भाजपा ने जिस तरह से खास तौर से भूपेंद्र यादव को भेजा है, हरियाणा राजस्थान से हैं, लेकिन बिहार में जानबूझ करके, एक तो मोदी मतलब इनको मुलायम नहीं, पर आपके अनुसार ये मानते हैं कि आप भी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में आप अभी भी, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण फेल हुआ, हरियाणा में जाट आरक्षण फेल हुआ, उसके बावजूद आप ये मानते हैं कि ये यादव पॉलिटिक्स या ये जात पात से मैसेज होगा? उसी की काट के लिए एक तो मोदी खुद भी एक तरह से सिंबल बन गए लोकसभा के चुनाव में। मेरा ये सवाल बुनियादी है कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मौजूदा जो हाथ पांव मार रहे हैं, जो कोशिश है, उसमें उनकी नई मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की नई तरीके वो लग रहे हैं, या पुराने फार्मूलों पर ही वापस अपने को लॉन्च कर रहे हैं? पुराना चल नहीं सकता, ये उनको एहसास हो चुका है। ये हुआ ऐसा, ये इनको एहसास हो चुका है कि अब मंडल मंदिर और वो जो मामला था जब चल रहा था राजनीति का, वो उतना कारगर नहीं हो सका, क्योंकि सामने जो कार्ड है वो बिल्कुल गवर्नेंस और काम का है। और फिर दूसरा वो उसी वर्ग से आ रहा है जिसकी आप राजनीति करते रहे हैं। मोदी को जिस तरह से प्रचारित किया गया, पेश किया गया कि पिछड़े वर्ग के हैं वो, तो इस तरह से एक तो वो है। फिर दूसरा एक मैसेज, जैसे मैंने कहा भूपेंद्र यादव को भेजा, तो उस प्लैंक पर भी हम हैं। और दूसरा एक राष्ट्रीय स्तर पर हम एक मैसेज दे रहे हैं कि आई कैन डिलीवर, मतलब बीजेपी कैन डिलीवर या मोदी जी कैन डिलीवर, वो विकास का काम कर सकते हैं। तो जैसे केंद्र में है उसी तरह की सरकार अगर राज्य में भी बनेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक जो ये मैसेज जा रहा है, तो इसकी काट के लिए आपको कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा। और नहीं तो उसमें आपके अनुसार नए में ठोस तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 6 महीने या 5 महीने में क्या कुछ होता हुआ लगा? नहीं, एक तो भाई पहले तो संगठन को मजबूत करना और जनता के बीच में जाकर के जो भी मतलब मोदी जी की सरकार की जो फेल्योर्स रही होंगी या जो भी उनके वायदों को अमल पर लाने की बात होगी, तो उसको वो जन जागरण के रूप में पहुंचाना चाहते हैं, वो जगह जगह जाकर के। और उत्तर प्रदेश में जैसे बाहर जैसे लग रहे थे, पहले भी कहा था कि भाई जिन लोगों का रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा या चुनावी राजनीति में, मतलब साफ सफाई का काम जो है समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी समय है, 1-2 साल का समय है, तो अगर कुछ साफ सुथरा करके संगठन में भी थोड़ा मजबूती ला करके और फिर कुछ विकास के कामों को देखिए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है ना, उनके दिमाग में ये भी है वह कि जो समाजवादी पार्टी सरकार बनते ही मतलब गुंडा राज हो गया, वही कानून व्यवस्था की मुख्य चुनौती जो सबसे बड़ी है। और खबरें इस तरफ मीडिया के ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पे होता है कि कहीं कोई घटना हुई और सभी हो गया,
तो वो जो घटनाएं आ रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं दलित सताए जा रहे हैं, तो इससे बचने का जो जो थोड़ा सा अपना मीडिया ब्रांडिंग भी करेंगे मेरे ख्याल से, लगता है कि वो थोड़ा बदलेंगे अपनी छवि के बारे में कि अखिलेश यादव मतलब दबे हुए नहीं हैं। अब कहीं कहीं तो ये भी खबरें आ रही है ना कि जो पार्टी संगठन में अब वो मुलायम सिंह जी के परिवारवाद के असर में उससे भी थोड़ा सा निकलना चाहते हैं उसके कर लिए। तो ये सब है, मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो पुरातन था मामला वो अब नहीं चलने वाला है, हमको उससे आगे बढ़ करके एक छवि बनानी होगी कि हम गुंडाशाही पर भी नियंत्रण लगा सकते हैं। इसके साथ में बाकी और दो छत्रपों, भले बसपा पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव राजद, ये भी कुछ बेचैन होकर कुछ करते हुए लग रहे हैं या ये नहीं? ये वक्त लालू यादव भी अपने ढंग से तो सक्रिय हैं और रहते भी हैं, वो भी मतलब अभी है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और मायावती और बसपा भी कुछ चिंता में है या वो अपने पुराने उनका पुराना ही ढर्रा होता है कि हमारे नाम पे चलेगा, दलित ब्राह्मण और वो सब समीकरण बनाएंगे तो फिर हो जाएंगे। जैसा अभी उपचुनाव लड़ाई नहीं उन्होंने, उनकी तो पुरानी राजनीति थी, मतलब वो पुराने ख्यालों में ज्यादा बीएसपी अपनी हिसाब से चल रही है। उनके यहाँ भी लोकल लेवल पे उनके लोग भी लगे हुए हैं, लगे रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं। उनके जो क्या बोलते हैं विभागीय प्रमुख होते हैं, वो जगह जगह जा करके संगठन करना, लोगों से मिलना जुलना, वो सब करते हैं। लेकिन वो संघर्ष की पार्टी नहीं। कभी जैसे वो कांसीराम जी भी थे, वो कहते थे भैया ये सब हम नहीं करते हैं, हम तो बस सरकार में साझेदारी देना है, हम अपना सत्ता बनानी है। मिला के आपके अनुसार छत्रप सचमुच बेचैन है, चिंता में है या बहुत बेचैन है? बहुत बेचैन है। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है, जिस तरह से हरियाणा में हुआ है, अभी झारखंड में भी होने की नौबत दिख रही है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में दोनों परेशान है, मुफ्ती साहब भी हैं, फारूक अब्दुल्ला का भी परिवार है। तो इस तरह से मतलब एक चुनौती बनते चली जा रही है। एक लग रहा था कि नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के अलावे जो क्षेत्रीय दल हैं, वो जो छत्रप है, वो उनकी निर्णायक भूमिका होती है, उसको धीरे धीरे मोदी जी सीमित करते जा रहे हैं। जी जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।